नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। वर्तमान में विद्युत विभाग से संबंधित ट्रेड यूनियनों की कमजोर हो रही स्थिति, विभागीय घाटे और दुर्दशा पर बात करने के लिए विद्युत विकास एवं संयुक्त कल्याण समिति के अध्यक्ष, जिनके द्वारा पिछले दिनों लगातार 18 वर्षों तक जूनियर इंजीनियर संगठन का नेतृत्व किया गया, ऐसे कद्दावर और जुझारू ट्रेड यूनियन नेता एसी सिंह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आइए हम उन्हीं से बात कर वर्तमान हालात पर समीक्षा करते। एसी सिंह जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एसी सिंह जी, पिछले 18 वर्षों से आप जूनियर इंजीनियर संगठन के नेतृत्व में रहे हैं। जूनियर इंजीनियर संगठन के एक जुझारू और कद्दावर मजदूर नेता के रूप में आपकी पहचान हमेशा से बनी रही है, लेकिन अपने पदोन्नति के बाद ही आपके द्वारा जूनियर इंजीनियर संगठन से अपने को अलग कर लिया गया। इसकी कोई खास वजह यदि आप हमें बता सकें। जी हाँ साहब, इसकी खास वजह एक ये है कि जो भी संगठन है ये 1972 की नियमावली है, उत्तर प्रदेश शासन की भी और राज्य विद्युत परिषद की भी एक नियमावली रही है, वही अडॉप्टेड। तो उसमें ये प्राविधान है कि किसी भी सेवा संगठन अथवा महासंघ में जो मान्यता प्राप्त संगठन है उनके बाइलाज हैं, उसमें बाइलाज में लिखा हुआ है कि जिस कैडर का संगठन होगा उसी कैडर के लोग उसका नेतृत्व करेंगे। क्योंकि जूनियर इंजीनियर एक कैडर है जिसका पद जूनियर इंजीनियर है और इंजीनियर कैडर है जिसमें बहुत सारे पद हैं। तो हम इंजीनियर कैडर में जूनियर इंजीनियर से जब प्रोन्नति होती है तो इंजीनियर कैडर में जाता है। और क्योंकि मेरा प्रमोशन हुआ 2005 में, मैं अच्छे इंजीनियर पद पे प्रोन्नत हुआ, तो ये नियमों के अंतर्गत व्यवस्था थी, जिसके कारण मैंने सहायक अभियंता होने के बाद संगठन के किसी पद पे होने से अपने को अलग किया। लेकिन आज की तारीख में जूनियर इंजीनियर संगठन में अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में नेतृत्व में बैठे लोग अधिकांश असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर तैनात हैं। क्या इसे आप सही मानते हैं? अब मेरी समझ से दो स्थितियां हैं। जूनियर इंजीनियर संगठन के संवैधानिक व्यवस्था में डिप्लोमा इंजीनियर इसका जूनियर इंजीनियर का सदस्य हो सकता है। अब वो सदस्य हो सकता है तो चूंकि प्रोन्नत हो जाता है तो उसके बाद वो सदस्यता उसकी बरकरार रहती है, लिहाजा उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये लोग कहते हैं कि हम इसके लिए पात्र हैं और हम पदाधिकारी बन सकते हैं। आज की तिथि में जल्दी प्रमोशन हुए हैं 7 वर्ष की लगभग सेवाओं के बाद, तो वो बहुत सारे कार्यकर्ता जो पदाधिकारी के रूप में जिलों में थे, क्षेत्रों में थे, आज वो ऊपर केंद्र से लेकर के नीचे तक सब जगह वही काबिज है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का जब विघटन हुआ और यह विद्युत वितरण कंपनियों से लेकर जनरेशन और ट्रांसमिशन सब अलग अलग विंग बना दिए गए, उस समय की स्थिति विभागीय घाटे की 100 करोड़ से कम की बताई जाती है। लेकिन वर्तमान में यूपीपीसीएल से संबंधित सभी कंपनियों को अगर जोड़ दिया जाए तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा बताया जा रहा है। आप इसके लिए दुर्दशा, विभागीय दुर्दशा और घाटे के लिए किस कार्यशैली और किसको जिम्मेदार मानते हैं? जहां तक ऊर्जा क्षेत्र में निगमीकरण हो जाने के बाद घाटे का प्रश्न है, या जब राज्य विद्युत परिषद था उस वक्त के भी घाटे का प्रश्न था। विभाग कॉमर्शियल पद्धति पर चलाया जाए तो उसकी चलाने की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है और प्रबंधन की प्रणाली की होती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रबंधन
1973 के बाद लगातार 2000 तक इंजीनियरों के हाथ में रहा और 2000 के बाद आना जाना जारी है। लेकिन प्रबंधन के निदेशक मंडल में नीतियों में जो निर्णय होते हैं वहां बहुमत इंजीनियरों का ही है, वहीं पर निर्णय होते हैं। मुख्य अभियंता से लेकर के अवर अभियंता तक जो भी इंजीनियर कैडर, जूनियर इंजीनियर कैडर के लोग हैं वही सब काम करते हैं। तो घाटे के कारण दो तरीके के हैं। एक घाटे का कारण है कि नीतियों में वाणिज्यिक दृष्टि से जो सामान की खरीद फरोख्त होना चाहिए वो ऐसे लोगों के द्वारा हो रहा है जो जिस मूल्य के सामान है उनको उनसे अधिक मूल्यों पर मार्केट से सामान खरीदते हैं और उसके पीछे लाभ कमाने के लिए कमीशन खोरी परमानेंट रूप से जारी है। तो ये भ्रष्टाचार जो सामग्री खरीद फरोख्त में है, एक उसका ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि इनकी जो प्रबंध व्यवस्था है, जितनी बिजली ये बनाते हैं उसका रेट और जो बिजली ये बना करके बेचते हैं उसके रेट ये निर्धारित स्वयं करते हैं। उस अनुपात में बिजली पे जो बनाने में खर्चा आता है, जो इस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा आता है, जो इनके साधनों के पे खर्चे आते हैं, उन खर्चों के हिसाब से जितना धन उपभोक्ता से बिजली बेचकर वसूल लिया जाना चाहिए वो ये वसूल नहीं पाते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो रेवेन्यू के सही बिलिंग नहीं होती है, तो उपभोक्ता भी समय से बिल सुधारने में, बिल सुधरवाने में, बिल जमा करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करता है, तो वो समय से बिल जमा नहीं कर पाता और विवाद होता रहता है। दूसरी स्थिति है बिजली की चोरी। तो जितनी बिजली ये बनाते हैं, ग्रिड पर लेते हैं, उसे देने की बात करते हैं। टेक्निकल कानून के मुताबिक, नियमावली के मुताबिक किसी भी दशा में 2%, 3% ट्रांसमिशन में सभी स्टेशन के लॉसेस होने चाहिए और 11% से लेकर के 14% तक डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेस होना चाहिए। ये लॉसेस ज्यादा हैं, चोरी भी हो रही है और बिजली का लॉस भी हो रहा है। तो घाटे का कारण तो ये है। अब इस घाटे के कारण के लिए तो प्रबंधन के ही लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, उन्हें जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए। ये मैनेजमेंट का कहना कि यहाँ आईएएस के आ जाने से गड़बड़ हो गया है, ये बिल्कुल गलत बात है, आपत्तिजनक बात है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। जहां तक सरकार के ऊपर कोई बात कहने की बात है कि हम वेलफेयर का काम करते हैं, सरकार कृषि क्षेत्र में जहां सब्सिडी देती है, जितना कम बिजली, कम पैसे पर बिजली देने की बात करती है, ट्यूबवेल की बात करती है, उसकी धनराशि से ज्यादा धनराशि सरकार इनको देती है। अब ये सरकार से उतनी बिजली जितनी ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं, अगर उतनी बिजली का ये पैसा सरकार के सामने नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार है। अगर प्रॉपर वे में हर बिजली घर पे फीडर पे मीटर लगा है, एनर्जी मापी जा सकती है, तो उस एनर्जी का मापन का रिकॉर्ड सरकार को क्यों नहीं बताते कि हमने इतनी बिजली बनाई, इतनी ट्रांसमिट की, इतनी हमने रूरल सेक्टर में दी, तो इस रूरल सेक्टर की इतनी बिजली में इतना पैसा मुझे मिला और ये बाकी पैसा हमें नहीं मिला, तो इसकी सरकार भरपाई करे। तो सरकार तो उतने की भरपाई करेगी जितना कम रेट पर बिजली किसी को दे रही है। सरकार इनके निकम्मे पर की थोड़ी भरपाई कर देगी। अकर्मण्यता के लिए तो नहीं सरकार भरपाई कर देगी। एसी सिंह जी, ट्रेड यूनियन पहले से वर्तमान में कमजोर दिख रहे हैं। पिछले दिनों बिना सोचे समझे अभियंता संघ द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन औधे मुंह गिरने से यह स्पष्ट हो गया कि ये कमजोरी की स्थितियां वर्तमान में बदस्तूर जारी हैं। व्यापक हित में ट्रेड यूनियन नेतृत्व के लोगों को के काम करने के बजाय व्यक्तिगत फायदे के लिए काम करना, इसके लिए कितना जिम्मेदार है, इसको आप कैसे देखते हैं? हमारा ये मानना है कि श्रम आंदोलन में जो सिद्धांत है काम का अधिकार का, काम के मूल्यांकन का, उसका मूल्यांकन करके उसको वेतन सुविधा देने का, संगठनों का काम है कि किसी को जितना मूल्य काम करता है उतना मूल्य का पैसा मिलना चाहिए। दूसरा एक सिद्धांत है श्रम आंदोलन में सैकड़ों वर्षों से चल रहा है कि काम की सौदेबाजी है, ब्लैकमेलिंग की कोई प्राविधान उसमें स्थान नहीं है। यहाँ 1973 में इंजीनियर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 1973 में इन्होंने काम की सौदेबाजी के बजाय आईएएस हटाने के लिए
इन्होंने एक प्रदेश व्यापी हड़ताल की, मान लीजिए लोकपति त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री थे, पूरे प्रदेश में सबोटेज इन्होंने कर दिया, अंधेरा करा दिया। और ओबरा में जूनियर इंजीनियर्स आज मजदूर संगठन के वो अध्यक्ष भी हैं, संरक्षक हैं, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर RS राय, वो भी वहीं थे, मौजूद थे। और इन लोगों ने पावर हाउसेस को राज्य के हित में चलवाया। तब से जूनियर इंजीनियर से इंजीनियर को बहुत दिक्कत है। और इंजीनियर IAS हटाने के बाद इंजीनियर बैठा तो उसके दिमाग में एक बात बन गई कि हम सरकार को अंधेरा करके झुका सकते हैं। और ये टैक्टिक्स बिल्कुल राष्ट्रद्रोह का काम है। बिजली बंद करके सौदेबाजी करना, बिजली बंद करने के लिए श्रम आंदोलन चलाना, हड़तालें करना, इसका कोई अर्थ नहीं है। और बिजली उद्योग में तो वर्कमैन के अलावा किसी को हड़ताल करने का राइट ही नहीं है। यहाँ अस्वस्थ श्रम आंदोलन चला है, अस्वस्थ श्रम आंदोलन को ही प्रश्रय लोगों ने दिया है और उसके साझीदार रहे हैं। जैसे चोर चोर मौसेरे भाई की एक कहावत कही जाती है हम लोगों के यहाँ, वैसे यहाँ छोटे भ्रष्ट, मध्यम भ्रष्ट, बड़े भ्रष्ट, इनका एक यहाँ पर कॉकस क्रिएट हो गया है। उस कॉकस के कारण आज की घटनाएं सब हो रही हैं। ये जो आज मौजूदा हालात हैं, इसका यही एक कारण है। एक दो संगठन जो आजकल संविधान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनके शोषण की वास्तव में ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, वही संगठन ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वरना संगठनों का जो तरीका है, किसी के पास 10% ज्यादा मेंबरशिप वर्कर की नहीं रह गई है। अब जब किसी के पास वर्कर की मेंबरशिप ही नहीं है तो इनसे बात करने का कोई नियम ही नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम भी यही कहता है, रिकॉग्निशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट भी यही कहता है, रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन यूनियन का जो नियमावली 1972 यही कहती है कि बहुमत का जो संगठन होगा उसी से बात होगी। और वो भी बात केवल राय साहब मूल वेज के स्ट्रक्चर, प्रोन्नति इत्यादि मौलिक सामूहिक सवालों पर होगी। किसी भी यूनियन संगठन को इंडिविजुअल के बारे में बात करने का कोई राइट ही नहीं है। और ये जो आंदोलन चला, ये तो इंडिविजुअल के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चल गया। और इसके पीछे इंडिविजुअल के खिलाफ जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के तहत आरोप पत्र सहित आरोप प्रमाणित हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही जब करने की सरकार मंशा करती है कि जो खराब लोग हैं उनके ऊपर दागदार लोगों पर कार्रवाई की जाए, तब यहाँ ट्रेड यूनियन मूवमेंट को साथ लेकर और बंदूक उसके कंधे पर रख के अभियंता संघ काम करता है। इस पूरी दुर्व्यवस्था का, चाहे कार्मिक हो, आर्थिक हो, घाटा हो, नुकसान हो, कल्चर खराब हो, कंज्यूमर सर्विस खराब हो, एकमात्र अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रबंधन का नेतृत्व करने वाला अभियंता संघ जिम्मेदार है और अभियंता संघ के नेता जिम्मेदार है। इनकी सबकी CBI जांच कराना चाहिए कि ये करते क्या है, इनका जीवन क्या है, ये ड्यूटी करते हैं कि नहीं करते हैं। ये ड्यूटी नहीं करते। AC सिंह, ये कहाँ लिखा है कोई ड्यूटी नहीं करेगा। AC सिंह जी, उपभोक्ता मंच से आपने बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार।